नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम लर्निंग के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से देखा कि लर्निंग किस तरीके से होती है। और आज हम उसी के आगे देखेंगे कि बेंजामिन ब्लूम्स ने एक टेक्सोनॉमी दी। उन्होंने बताया कि लर्निंग जो है वो कई डोमेन्स के माध्यम से होती है और किसी भी चीज़ को के लिए हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं उसके लिए वो 3 डोमेन्स होना आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डोमेन्स हैं और ये टेक्सोनॉमी है क्या। ठीक है, तो जो बेंजामिन ब्लूम्स थे वो शिकागो यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनकी जो टेक्सोनॉमी है 1956 में इन्होंने एक टेक्सोनॉमी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति किस तरीके से सीखता है। एक 3 हायरार्किकल मॉडल्स, एक इन्होंने मॉडल दिया, बताया कि जिसमें 3 हायरार्किकल मॉडल्स हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे डोमेन्स होते हैं और वो डोमेन्स किस तरीके से व्यक्ति को सीखने में मदद करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी अन्य दूसरों की टेक्सोनॉमी से किस तरीके से अलग है, पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से डोमेन्स होते हैं लर्निंग में। ठीक है, तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग, बेंजामिन ब्लूम्स ने बताया कि 3 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉग्निटिव हो गया, इफेक्टिव और साइकोमोटर। अर्थात किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें इन तीनों डोमेन्स की आवश्यकता पड़ती है। उनका कहना है कि कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को समझता है। अर्थात किसी भी चीज़ को हम कितना सीख पा रहे हैं, कितना रिमेंबर कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना डीपली उसको समझ पा रहे हैं, फिर कितना उस चीज़ को हम फील कर पाते हैं, वो यहाँ पे इफेक्टिव में आता है। अर्थात यहाँ पे हम किस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं और उस समझ को कितना हम फील कर पा रहे हैं, कितना अनुभव कर पा रहे हैं उस चीज़ का, और जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसको अपने डेली लाइफ में किस तरीके से उपयोग में ला पा रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो ब्लूम्स ने बताया कि ये तीनों डोमेन, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ये तीनों डोमेन आवश्यक है। हम इन तीनों डोमेन्स को और अच्छे से समझने के लिए एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेज में कॉग्निटिव डोमेन को एक हेड और कॉपी और पेन लेके दर्शाया गया है, फिर प्लस का चिन्ह है, अर्थात जो भी लर्निंग है उसमें ये तीनों डोमेन्स आवश्यक है। फिर उसको इफेक्टिव डोमेन को एक हार्ट के रूप में बताया गया है और साइकोमोटर डोमेन में एक हैंड को रेज किया गया है। कोग्निटिव डोमेन में अर्थात जो भी मेंटल स्किल्स हैं वो सारी आती हैं, उसके अंदर थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी हमें कोग्निटिव डोमेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, सोचने समझने की जहाँ से क्षमताएं प्रदान होती हैं वो सारे कोग्निटिव डोमेन है। ठीक है, हेड से रिलेटेड है। फिर दूसरा हम देखेंगे इफेक्टिव डोमेन, कि जो भी चीज़ें हैं उसको हम कितना फील कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना हम रिलेट हो पा रहे हैं उस चीज़ों से। अर्थात जो भी चीज़ हमने समझी है कोग्निटिव डोमेन के माध्यम से, जो भी चीज़ें समझी है उससे हम कितना रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, कितना इफेक्ट कर, वो फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को। और जो चीज़ हमने सीखी है, जिस चीज़ को हमने फील किया है, उस चीज़ को हम अपने डेली लाइफ में किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से यूज में लेते हैं, क्या हम वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी उस कार्य को करने के लिए तत्पर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, अर्थात जब ये तीनों डोमेन्स मिलते हैं तब जाके कहीं लर्निंग होती है। ठीक है, तो लर्निंग के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो पहला तो हमारा जो हेड है, अर्थात जो कॉग्निटिव डोमेन है, सोचने विचारने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए। फिर दूसरा समझने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो भी तत्पर होना चाहिए, वो भी किसी भी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू या कोई एक्शन के थ्रू, ठीक है, समझने की कोशिश करना चाहिए उसको, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए उसको। तो जब ये तीनों चीज़ें रेडी रहेंगी तब क्या होगा? तब लर्निंग होगी। अब हम देखेंगे कि जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके अंदर कितने सब डोमेन्स हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, ये जो फर्स्ट नंबर पे है, ये 1956 में ब्लूम्स के द्वारा दी गई थी।
जिसको सन 2001 में रिवाइज किया गया है यहाँ, ठीक है। तो ये नाउन के फॉर्म में थी, अब ये वर्ब के फॉर्म में। यहाँ पर जो नीचे के 3 डोमेन्स हैं, इसको हम लोअर लेवल के डोमेन्स बोलते हैं, और जो ऊपर के 3 हैं इसको हायर लेवल के डोमेन्स बोला जाता है, ठीक है। लोअर लेवल के डोमेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए इसको लोअर लेवल के। और जो यहाँ पर जो थिंकिंग का स्तर होता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग का स्तर होता है, तो इसलिए इसको हायर लेवल का बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले क्या था, पहले जो बेसिक, जो बिल्कुल निचला पहला स्तर कह सकते हैं, नॉलेज का था, ठीक है, कि कितना हमें याद है, कितना हमें याद रहता है उससे। फिर कंप्रीहेंशन का था, फिर एप्लीकेशन का था, कितना हम चीज़ें अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं, चीज़ें क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आती है। फिर सिंथेसिस, कितना सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, चीज़ों को समेट पा रहे हैं, एक निर्णय पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, फिर उसका इवोल्यूशन कर पा रहे हैं। तो ये था, लेकिन फिर बाद में उसको सन 2001 में इसको रिवाइज कर दिया गया, तो उसमें चीज़ें जो थी वो नाउन फॉर्म में आ गई हैं। वहाँ पे सबसे पहला नॉलेज को रिमेंबर में परिवर्तित कर दिया गया, कंप्रिहेंशन को अंडरस्टैंड में, एप्लीकेशन को अप्लाई में, एनालिसिस को एनालाइज, सिंथेसिस को यहाँ पे क्रिएट में, और इवोल्यूशन ठीक है। फिर अब हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक इमेज लगा रखी है, यहाँ से हम समझने की कोशिश। रिमेंबर में क्या, अर्थात हम किसी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को कितना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, या कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना हम उसको याद कर पा रहे हैं कि हाँ, हमने ये पढ़ा था, या हम उस चीज़ के बारे में इतना जानते हैं। तो वो किस में आ जाता है? रिमेंबर में आ जाता है। फिर उसके ऊपर का सेकेंड जो स्टेज है उसको हम देखेंगे कि अंडरस्टैंड। जो भी फैक्ट है उसको हम कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं, हम कितना समझ पाए हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। और जो फैक्ट है उसको हम अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से कैसे बता पा रहे हैं, कितना डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड में आ जाएंगी। फिर तो रिमेंबर से हम अंडरस्टैंड पे गए, अंडरस्टैंड से फिर अप्लाई पे। हमने जो भी चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, वो सीखी हुई चीज़ों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, जो भी रूल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, और जो भी आइडियाज़ हैं, उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं एनालाइज। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, उस चीज़ को हम तोड़ के देखेंगे कि ये सही है या गलत है। कौन कौन सी चीज़ें हैं किसी भी चीज़ की जो अच्छी हैं। जैसे हम कोई फ़ोन लेने जाते हैं कभी, तो हम क्या देखते हैं? उसके फीचर्स देखते हैं, स्क्रीन कितनी है, बैटरी कितनी है, ठीक है, उसका प्रोसेसर कितना है, कहीं पुराना तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। या दूसरे फ़ोन से कंपेयर करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, ये क्या है? एनालाइज करने का। पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने कि हाँ, ये पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें। फिर उन चीज़ों को लेके हमने एक राय बना ली, यहाँ पे इवेलुएट कर दिया, अर्थात हमने जजमेंट पास कर दिया, नहीं ये वाला अच्छा, नहीं ये वाला, ठीक है। जब हम जज जज करने लगते हैं किसी चीज़ को, तो वो कहाँ पे आता है? इवेलुएट में। फिर इन सब चीज़ों से परे जब हम किसी भी चीज़ को नया, कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो उन्होंने सबसे ऊपर इसलिए उसको डाल दिया कि क्रिएट में। जब हम सारी चीज़ें नीचे से लेके ऊपर तक का करेंगे, तो लास्ट में जो आएगा हमारे पास रिजल्ट, वो सारा वो सब क्रिएट में आएगा, ठीक है। क्रिएट में अर्थात कुछ नया बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, कुछ नया क्रिएट होता है, तो वो क्रिएट में। तो यहाँ पर हम एक अगर एग्जाम्पल ले लें, तो हम देखते हैं कि हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को बता दिया गया कि उनको डिसिप्लिन में रहना है, अगर उनसे पूछा जाएगा, उनको याद है, रिमेंबर कर सकते हैं वो चीज़ को, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, अगर उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई डिसिप्लिन में रहना है तो क्यों रहना है, तो बता देंगे कि डिसिप्लिन में रहना अच्छा होता है, उससे
अनुशासन बना रहता है, ठीक है। और बाकी टीचर्स को समस्या नहीं होती, बच्चे सारे बच्चे अनुशासित रहते हैं, कोई भी टीचर आया सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के अंतर्गत आती हैं। फिर जब बच्चे खड़े हो जाते हैं, जब टीचर आता है क्लासरूम में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें में आती हैं डिसिप्लिन में। फिर आगे चलते हैं, फिर जब टीचर क्लासरूम में प्रवेश करता है तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, अर्थात बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को बताया गया कि कोई टीचर यदि क्लासरूम में आता है तो आपको खड़े होना है, ठीक है। बच्चे ये चीज़ समझते हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हाँ जब हमें क्लास में कोई टीचर आएगा तो हमें खड़े होना। लेकिन जब क्लासरूम में टीचर गया तो वो बच्चे अपने आप खड़े हो गए, उनको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात वो अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं। फिर आगे चल के जब वो और ऊपर पढ़ेंगे, अर्थात और नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे, तब क्या सीखेंगे कि जो भी बताया है, जो भी बताया गया है उनको, वो सही है कि नहीं सही, ठीक है। एनालाइज करेंगे उसको, या खड़े हो रहे हैं तो क्या होगा, अगर नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा, ये कैसा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स को पकड़ेंगे। फिर उसके बाद उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं जो हमें बताया गया है कि टीचर जब क्लास में आएगा तो सारे बच्चों को खड़ा होना है उससे एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिससे अनुशासन बना रहता है, तो ये किस में आएंगी, उसके द्वारा एक जजमेंट पास होगा कि हाँ ये सही है, तो करना चाहिए। ये इवेल्युएट हो गया, हमने एक जजमेंट पास कर, जिससे बच्चे में कुछ एक अलग से नॉलेज की वृद्धि हुई, जिसने कुछ एक अलग सीखा, ठीक है, कुछ नया क्रिएट किया कि हाँ ये अच्छी बात है, डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए और हर बच्चे को इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ ली है। आशा है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा डोमेन पे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।